तो ये मामला बिल्कुल भी नहीं है फैज़ हमीद के खिलाफ जो बताया जा रहा है। असली जो मामला है वो गेम था पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की साजिश, पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की साजिश। वो फैज़ हमीद किस तरह से कर रहे थे, अब बात उसके बारे में करते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स उस फ़ोन में से निकली हैं। अगर आर्मी के अंदर तख्ता पलट भी करना है, आर्मी के ऊपर टेक ओवर भी करना है, आर्मी को उखाड़ के फेंकना भी है, आर्मी के अंदर बगावत करानी है, म्यूटिनी करानी है, पूरी की पूरी सत्ता उलट पलट कर देनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो चीज़ होती कैसे है, ये फैज़ हमीद को पता था। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करिए। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इसके बारे में जो डिटेल्स आप शेयर कीजिए। मैं जल्दीबाजी में कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता था बिकॉज मुझे था कि मैं सारी डिटेल्स ग्राउंड की जो रिपोर्ट्स हैं मैं ले लूँ, वहाँ पे जो मेरे कुछ जानने वाले हैं उनसे भी कुछ चीज़ें पता कर लूँ, ताकि आपके सामने एक फैक्चुअल वीडियो रख सकूँ कि ये पूरा मामला क्या है और इसके पीछे की जो मंशा है वो क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आने वाले टाइम में अनफोल्ड होने वाली हैं। सबसे पहले तो जनरल फैज़ हमीद, आप भारत में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी डिफेंसिव ऑफेंसिव ऐसा कोई व्यूअर होगा जो फैज़ हमीद को ना जानता हो। आईएसआई के चीफ थे, आप सभी को पता है। जब वो काबुल में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वो काबुल के एक होटल में खड़े होकर चाय पी रहे थे और इतने पावरफुल जनरल थे कि जब उनसे एक विदेशी पत्रकार ने पूछा कि अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे तो तालिबान आ गए, अब यहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, अब अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, तो इसके ऊपर फैज़ हमीद ने मुस्कुराते हुए कहा था, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड नथिंग इज गोइंग फाइन एज फार एज जनरल फैज़ हमीद इज कंसर्न्ड, हिज ओन लाइफ इज इन पेरिल्स। कहते हैं ना, इसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस। कभी इतने ताकतवर रहे फैज़ हमीद कि पूरी पाकिस्तान की एक एक गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ऑपोजिशन लीडर्स, जब चाहा जिसको चाहा जैसे चाहा वैसे खड़का दिया। जब चाहा जिसको वो उस पार्टी में चला गया, जब जिसको चाहा वो गवर्नमेंट में चला गया, जिसको चाहा वो मिनिस्टर बन गया, जिसको चाहा वो मिनिस्टर के पद से उतर गया। जब चाहा पार्लियामेंट में जो बिल चाहा वो बिल पास करा लिया, जो चाहा कि ये बिल पास ना हो वो बिल पास नहीं हुआ। जब चाहा तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन करा ली। सब कुछ कराया जनरल फैज़ हमीद ने अपने हिसाब से और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में शुरू हो गई। ये नौबत यहाँ तक कैसे आई? एक तो आप सुन रहे होंगे कि टॉप सिटी केस है और जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर जो अब आर्मी चीफ हैं, इनके बीच में एक आर्मी चीफ बनने को लेकर के एक टसल था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर की दुश्मनी आज की नहीं है, ये 2014 की है और 2014 से लेकर के 18 तक ये दुश्मनी अपने पीक पे थी। और 18 में जब जनरल आसिम मुनीर को हटा करके फैज़ हमीद आईएसआई चीफ बने और एक तरीके से बेइज्जती की जनरल आसिम मुनीर की, शॉर्टेस्ट सर्विंग आईएसआई चीफ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना कम टेन्योर के लिए कोई भी आईएसआई चीफ नहीं बना जितने कम टेन्योर के लिए कुछ महीनों के लिए आसिम मुनीर बने थे और जनरल फैज़ हमीद ने उनको हटवा करके खुद आईएसआई चीफ बने। तो जब आपका कोई भी ऑफिसर जब आपको इस तरह से रिप्लेस करता है इतने डिमीनिंग तरीके से, बेइज्जती करके आपकी, तो आपकी तो एक उससे दुश्मनी होती ही है। लेकिन इनकी दुश्मनी का एक अपना इतिहास भी था। वो इतिहास क्या था वो भी मैं आपको आज के कार्यक्रम में बताऊंगा। जनरल आसिम मुनीर डीजी आईएसआई थे और जनरल फैज़ हमीद डीजीसी हुआ करते थे, जो कि आईएसआई में नंबर 2 की पोजीशन होती है। सो कहते हैं डीजी काउंटर इंटेलिजेंस। और वो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस हमारे भारत की तरह डीजी काउंटर इंटेलिजेंस नहीं होता। वहाँ का जो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस है उसका काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना होता है, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखना होता है, जो कि अब जनरल फैसल नसीर हैं जिनका नाम ले लेकर के इमरान खान गालियां दे रहे थे और जिसके नतीजे में इमरान खान को गोलियां मारी गई। क्योंकि वो जो आज के जो डीजी काउंटर इंटेलिजेंस हैं या डीजीसी हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, उनको टारगेट कर रहे थे, उनका नाम ले रहे थे। अब थोड़ा हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ें। प्रोग्राम थोड़ा लंबा होगा, आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है ये। थोड़ा फैज़ हमीद के बारे में भी जान लेते हैं कि जनरल फैज़ हमीद कौन है। चकवाल डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में। चकवाल डिस्ट्रिक्ट मार्शल बेल्ट का हिस्सा माना जाता है पाकिस्तानी पंजाब में। वहाँ से ऑलमोस्ट हर घर से ही कोई ना कोई व्यक्ति जो है आर्मी में ऑफिसर या जवान जेसीओ बनता ही बनता है।
जो नॉर्दर्न पंजाब है पाकिस्तान का, वो पूरी की पूरी बेल्ट ही जो है वो मार्शल बेल्ट कही जाती है। मेजॉरिटी ऑफ जो पाकिस्तान आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो इसी बेल्ट से होती है। तो लतीफ़वाल एक गांव है चकवाल में। उसको कुछ लोगों मैंने देखा वो चैनल पे वीडियोस बनाए तो उसको लतीफ़ल बोल रहे थे, उसका नाम लतीफ़ल नहीं है। दिक्कत यही होती है जब आप विकीपीडिया से देख के पढ़ते हैं तो लतीफ़ल ही पढ़ेंगे, लेकिन उसका नाम लतीफ़वाल है। तो लतीफ़वाल गांव जो है वहाँ से ये आते हैं। इनके 3 और भाई हैं। सरदार सिकंदर हयात हैं एक, जो सबसे हैं बड़े, फिर सरदार नजफ़ हमीद है और एक सरदार खिज़र हमीद है। तो इन तीनों भाइयों में से जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा आज होगी वो होंगे सरदार नजफ़ हमीद। सरदार नजफ़ हमीद जो हैं इनके गांव के पटवारी थे। जनरल फैज़ हमीद जब DG ISI बने तो उनको लैंड रेवेन्यू ऑफिसर के पद पे पदोन्नति दे दी गई और वो इतने पावरफुल लैंड रेवेन्यू ऑफिसर बन गए कि उनके जो डिस्ट्रिक्ट, चकवाल डिस्ट्रिक्ट का जो कमिश्नर होता था वो उनको रिपोर्ट करता था, सरदार नजफ़ हमीद को। क्यों? क्योंकि उनका जो भाई है वो DG ISI था। पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की जितनी भी पूरी सारे पॉलिटिकल लीडर्स जितने भी थे, उनको 2018 में जिसको जिसको इलेक्शन में टिकट चाहिए थी, जो वहाँ पे 2018 के जो जनरल इलेक्शंस हुए जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, उस इलेक्शन के दौरान जिसको जिसको टिकट चाहिए थी वो सारे के सारे सरदार नजफ़ हमीद के पास पहुंचे और उन्होंने करोड़ों रुपए, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ रुपए लेकर के लोगों को टिकटें दिलवाई इमरान खान की पार्टी से, बिकॉज इलेक्शन जिताना तो फैज़ हमीद के हाथ में था। आज इलेक्शन रिगिंग की बात हो रही है, लेकिन उससे ज़्यादा रिग्ड इलेक्शन कोई नहीं थे। आज जो इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, इसमें इमरान खान जीते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये इलेक्शन भी रिग किया गया है, लेकिन वो रिगिंग पूरे के पूरे RTS सिस्टम को, पूरे के पूरे इलेक्शन के सिस्टम को बिठा करके, उसको मैनिपुलेट करके, उसको हैंग करके, और तब इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। जीती हुई सीटें लोगों को हराई गई थी और हारी हुई सीटें लोगों को जिताई गई थी, और ये सारा का सारा काम जनरल फैज़ हमीद ने किया था। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था वो सरदार नजफ़ हमीद था। लेकिन उससे भी 2018 से पहले जब ये DGC थे 2017 में, तब सरदार नजफ़ हमीद के पास एक महिला पहुंचती है। उस महिला का नाम है जाहिदा बीबी। जाहिदा बीबी जो है वो सरदार नजफ़ हमीद के पास पहुंचती है। सरदार नजफ़ हमीद के पास पहुंच के वो कहती है कि ये मेरी एक ज़मीन है एयरपोर्ट रोड इस्लामाबाद के पास, और ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन मैंने एक व्यक्ति को दी थी कि तुम इस ज़मीन को, वो बिचौलिया है, मैंने उसको बोला कि ये मेरी ज़मीन है, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, तुम ये ज़मीन को प्लॉट्स काटो और काट करके बेचो, उसका जो भी रेवेन्यू आएगा मुझे को इतना पैसा चाहिए। तो जाहिदा बीवी के साथ और कंवर मुइज़, जो शख्स जिसने ये सारा काम जाहिदा बीवी से लिया कि हाँ ठीक है ये प्लॉट मैं काट काट करके आगे बेचूंगा, कंवर मुइज़ ने ये काम शुरू किया। कुछ टाइम के बाद ये पता चला कि इसमें तो पैसा ही बहुत ज़्यादा है। तो जाहिदा बीवी की चूँकि हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उस हस्बैंड की डेथ से पहले सारा काम हस्बैंड देखता था, अब जाहिदा बीवी को लगा कि यार ये सारा का सारा पैसा तो मैं अकेले भी कमा सकती हूँ, ये तो मेरी प्राइम लोकेशन पे है, मुझे किसी बिचौले की क्या ज़रूरत है, ये पावर ऑफ अटर्नी इसको बेचने के लिए क्यों दी हुई है। तो यहाँ पे झगड़ा शुरू हुआ कंवर मुइज़ और जाहिदा बीवी का। जाहिदा बीवी ने बोला कि अब मुझे ये काम अकेले करना है। उसने कहा ऐसे कैसे, आपने एग्रीमेंट किया है। तो ये जाहिदा बीवी पहुँच गई नजफ़ हमीद के पास। नजफ़ हमीद के पास पहुंची। नजफ़ हमीद फैज़ हमीद का भाई। लोगों ने कहा कि यार इसके पास चले जाओ, ये DGC हैं, उसका भाई है, सारा का सारा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो यही देखते हैं, इनके साथ मिल जाओ, ये तुम्हारा काम करा देंगे। तो उसने कुछ पैसे ऑफर किए कि ठीक है आप मेरा काम करा दो, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगी। नजफ़ हमीद को समझ में आया कि अब ये तो डिस्प्यूट है, यानी कि ये जो संपत्ति है ये तो विवादित है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, तो ये पैसे मैं इसको क्यों दूं, मैं थोड़े से पैसे लेके ज़मीन क्यों इसको दूं। उसने कहा ये सारी ज़मीन हम ले लेते हैं और ये जितना कंपनसेशन मुझे दे रही है उतना कंपनसेशन मैं इसको दे दूंगा। टॉप सिटी नाम का प्रोजेक्ट था। लेकिन इस पूरे खेल में जो ये कोर्ट मार्शल हो रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि टॉप सिटी एक्चुअली मामला टॉप सिटी का नहीं है, टॉप सिटी एक कवर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि टॉप सिटी में भी क्या हुआ। सरदार नजफ़ हमीद ने अपने भाई को बताया कि इस तरीके का मामला है, एकड़ों ज़मीन है प्राइम लोकेशन पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के एकदम बिल्कुल पास में, 2 पार्टीज़ हैं, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया है, हम ये ज़मीन ले सकते हैं। फैज़ हमीद ने पता लगाया अपने लोकल कमांडर से, उसने कहा कि हाँ सर बिल्कुल ये सही बात है, ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है जाहिदा बीबी और कंवर मुइज़ के बीच में, और बिल्कुल ये केस सही है। तो पहले कंवर मुइज़ को अप्रोच किया गया कि आप ये प्रॉपर्टी हमको दे दो, जाहिदा बीबी से हम खाली करा लेंगे।
वो नहीं माना। फिर जाहिदा बीबी को अप्रोच किया गया कि आप अब ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो, कंवर मूवीज को हम देख लेंगे। उसने भी मना कर दिया। जब उसने देखा कि इतने बड़े बड़े लोग ये इन्वॉल्व हो गए कि डीजीसी आईएसआई का नंबर 2 इन्वॉल्व हो गया है और सीधा आर्मी पर्सनली इन्वॉल्व हो गई, तो अब जाहिदा बीबी को रियलाइज हुआ कि अब ये मुझसे गलती हो गई है। जाहिदा बीबी ने सबसे पहला काम क्या किया, पाकिस्तान से बाहर की एक दुबई की टिकट कराई और वो दुबई भाग गई। उसको समझ में आ गया था इतने बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए, अब मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, ये मुझे मार देंगे। ये अपने लोगों को मार देते हैं, नहीं सोचते हैं मेरे जैसे लोगों को मारने में, जिसका हस्बैंड भी मरा हुआ है, इनको तो 2 मिनट नहीं लगना। वो सबसे पहले उसने टिकट कटाया, अपना जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी पैसा रुपया था उसके पास, जो भी गोल्ड था, सारी प्रॉपर्टी लेकर के वो दुबई भाग गई। अब बचा कंवर मुइज़। कंवर मुइज़ के लिए अच्छा हो गया कि भाई अब जो लिटिगेंट थी उसके अगेंस्ट में वो खुद ही भाग गई है। तो अब कंवर मुइज़ के पास सबसे अच्छा ऑप्शन ये था कि मैं अब इस प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक हूं। लेकिन उसकी ये भी गलत फहमी दूर की जनरल फैज हमीद ने। वो कैसे दूर की? इन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च कराया। इन्होंने सबसे पहले मीडिया में खबरें प्लांट कराई कि जी ये जो एरिया है जहाँ पे ये सारे के सारी F9 का एरिया है, यहाँ पे अच्छा F9, F11, F8 ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं अलग अलग इस्लामाबाद के। जैसे अगर आप नोएडा में रहते हैं तो सेक्टर 15, 16, 17, 18 इस तरह से सेक्टर्स होते हैं। उसी तरीके से इस्लामाबाद में भी अलग अलग सेक्टर होते हैं। तो जो F9 है, F9 एक बहुत पॉश सेक्टर है। मतलब वहाँ पे सारे मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहता है जो करोड़पति ना हो या अरबपति ना हो। आम इंसान नहीं रहता वहाँ पे F9 में और F11 में। तो F11 का ये वाकया, F11 में ये लोग पहुँचे और कंवर मुइज़ के घर इन्होंने सबसे पहले खबर प्लांट कराई कि इस F11 के इलाके में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं और ये टेररिस्ट जो है ये सारे के सारे यहाँ पे घूमते हैं और यहाँ पे आकर के रात को छिपते हैं और ये टीटीपी वाले भी हो सकते हैं और किसी और तंजीम के भी हो सकते हैं। और मीडिया में ये खबरें चली भी कि बहुत सारे टेररिस्ट जो आजकल F11 के इलाके में जो है वो शरण ले रहे हैं। उसके बाद एक दिन इन्होंने रेंजर्स को, बिकॉज आईएसआई के पास अपनी कोई फोर्स नहीं होती है, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इंडिया में या आरएनएडब्ल्यू के पास, ये जितनी भी एजेंसीज हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज, इनके पास अपनी कोई फोर्स नहीं होती है, ना ही इनका वो काम है। लॉ इन्फोर्समेंट इनका काम नहीं है, इनका काम इंटेलिजेंस है। तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कौन सी हैं? वो पुलिस हो गई, वो सीआरपीएफ हो गई, ये सारी की सारी वो एजेंसीज हैं जिनके पास फोर्स होती है। तो कभी भी आपको कोई भी कार्रवाई करनी होती है तो आप कहीं भी आपको जाना है, आपको रेड मारनी है, एनआईए भी कहीं जाती है तो लोकल पुलिस का बैकअप लेके जाती है। तो इसकी जो कमान थी इस ऑपरेशन की, ये सौंपी जनरल फैज हमीद ने अपने सेक्टर कमांडर को, कर्नल नईम को। कर्नल नईम से कहा कि आप जाइए, आप जा करके ये जो कंवर मुइज़ है इसको ठीक करके आइए ज़रा। तो कर्नल नईम पहुंचा। अब कर्नल नईम के पास तो फोर्स नहीं है, तो कर्नल नईम ने फोन किया कर्नल अमानुल्लाह को, जो वहां पे रेंजर्स का कमांडर था। रेंजर्स वहां की पैरामिलिट्री फोर्स है, जैसे हमारे यहाँ सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन रेंजर्स जो है वो वहां पे उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे बीएसएफ है। बीएसएफ हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है। लेकिन वहां पे रेंजर्स के और यहाँ पे बीएसएफ में अंतर क्या है कि हमारे यहाँ जो बीएसएफ के कमांडेंट्स भी होते हैं वो भी सिविलियन ऑफिसर्स ही होते हैं, या तो वो आईपीएस ऑफिसर होंगे या नॉन आईपीएस भी होंगे, तो वो सिविलियन ऑफिसर्स ही होंगे, वो फौजी ऑफिसर नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि जो ऑफिसर है, जवान तो सारे के सारे वहां पे सिविलियंस होंगे रेंजर्स में, लेकिन ऑफिसर्स जो है वो पाकिस्तान आर्मी से आते हैं। तो कर्नल अमानुल्लाह को फोन किया, जो कि उस समय वहां पे कमांडर था रेंजर्स का। तो कर्नल नईम और कर्नल अमानुल्लाह पहुंचे, उसके घर में घुसे, उसके सिक्योरिटी वालों को मारा कंवर मुइज़ के, उसके घर के सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा, बाहर जो लगे हुए थे। उसके बाद उसके घर की औरतों को मारा, बच्चों को मारा, घर के नौकरों को मारा, मतलब जो मिला सबको मारा। और कर्नल नईम ने कंवर मुइज़ के 8 साल के बच्चे की गर्दन के ऊपर अपने पाँव से अपना बूट लगा करके उसको दबा करके वो खड़ा था वहाँ पे। ये कैमरे में आई फुटेज है जो कि आज की डेट में इस इंक्वायरी में सामने आई, और ये उनके पास है, पाकिस्तान आर्मी के पास। और सिर्फ ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, इसमें अरेस्ट सिर्फ जनरल फैज हमीद नहीं हुआ, फैज हमीद के साथ 52 लोग और हैं जो अरेस्ट हुए, उनमें से बहुत सारे फौजी हैं। कर्नल अमानुल्लाह भी है उसमें, कर्नल नईम भी है, ये सारे के सारे हैं उसमें, उन 52 लोगों में। उसके बाद कर्नल नईम ने उसके घर में 400 तोला सोना था वो लूट लिया,
मतलब डकैती डाली एक तरीके से। 400 तोला सोना ले लिया, 2 करोड़ रुपए कैश उठा लिए। उसके घर में जो फ्रिज में सामान पड़ा था, आपने देखा होगा जब कोर कमांडर के वहाँ पे जब जनता घुसी थी तो उसे फ्रिज के अंदर से जो है वो एग्जॉटिक फ्रूट्स और कोरमा और ये सारा उठा ले गए थे। वही काम इन्होंने भी किया था। आवाम डीएनए तो सेम है ना, चाहे वो फौज हो, चाहे रेंजर हो, चाहे आम इंसान हो, चाहे पीटीआई वाले हो, चाहे नून लीग वाले हो, इनका सबका डीएनए सेम है, सेम हरकतें हैं। तो वही काम इन्होंने भी किया। उसके घर में, उसके किचन में से उसका मतलब बिस्किट और नमकीन तक उठा ले गए कंवर मुइज के घर से। अब कंवर मुइज भी अपने आप में एक अलग ही कैरेक्टर है, उसके बारे में भी बताऊंगा। अब ये जो सारा का सारा वाकया हुआ, उसके सामने पेपर रखा गया कि तू इस पेपर पे साइन कर। उस पेपर पे क्या लिखा हुआ था? उस पेपर पे ये लिखा था कि मेरी टॉप सिटी का ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये जितनी भी जमीन है, ये सारी की सारी जमीन मैं सरदार नजफ हमीद को दे रहा हूं। सरदार नजफ हमीद, फैज हमीद का भाई पटवारी, कि मैं इनको देता हूं अपनी सारी जमीन। उसने मना कर दिया, उसने कहा जान से मार दो लेकिन ये नहीं साइन करूंगा मैं। खैर मार पीट के उसके यहाँ से जो भी लूटना पाटना था लूट पाट करके दोनों कर्नल अपना निकल गए। फिर लोकल थाने को बोला कि इसके खिलाफ टेररिज्म का मुकदमा दर्ज करो कि ये दहशतगर्दों की अमाजगाह है, यानी कि जो सारे आतंकवादी है वो यहाँ पे आकर के शरण लेते हैं इसके घर में। उस समय 2 ऑफिसर्स, साजिद कियानी और एसपी हसन इकबाल। साजिद कियानी उस समय डीआईजी ऑपरेशंस थे और हसन इकबाल उस समय एसपी थे वहाँ पे। इन दोनों ने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये इस्लामाबाद पुलिस में थे उस समय। अब ये हसन इकबाल जो उस समय एसपी थे, वो अब इस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते हैं वहाँ पे आईबी में। तो इन दोनों ने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल फर्जी केस है, भाई हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है और पुलिस से ज़्यादा इंटेलिजेंस किसके पास होती है? हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं कि वो दहशतगर्दों की आमाजगाह है, हम कैसे इस पर मुकदमा दर्ज कर लें? उन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने बहुत प्रेशर डाला, धमकी भी दी कि हम तुम्हें देख लेंगे। उन्होंने कहा भाई देख लेना, हम नहीं करेंगे एफआईआर, ये फर्जी एफआईआर है। फिर इन्होंने रावलपिंडी में सीटीडी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो होता है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंतर्गत इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया रावलपिंडी में। मामला इस्लामाबाद का था, मुकदमा रावलपिंडी में दर्ज हुआ और वहाँ पे दर्ज करके इन्होंने इनको उठाया। बहुत सारा ट्रॉमा इनके खिलाफ हुआ, ये कोर्ट गए, चलते चलते केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए, तब इंक्वायरी की पाकिस्तान आर्मी ने इंक्वायरी की। उसमें ये सारे के सारे फैक्ट्स निकले, सीसीटीवी की फुटेजेस निकली, उसमें इमेजेस निकली। तो इनको एक प्रीटेक्स्ट मिला पाकिस्तान आर्मी को फैज हमीद को उठाने का। लेकिन फैज हमीद का जो रियल गुनाह है वो ये नहीं है। पाकिस्तान आर्मी की नज़र में ये कोई गुनाह नहीं है जो फैज हमीद ने किया। ये 2 करोड़ रुपए कैश और ये ज़मीनों पे कब्जे, सबसे बड़ा कब्जा माफिया तो पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी खुद है। तो ये मामला बिल्कुल भी नहीं है फैज हमीद के खिलाफ जो बताया जा रहा है। असली जो मामला है वो गेम था पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की साजिश, पाकिस्तान में तख्ता पलट करने की साजिश। वो फैज हमीद किस तरह से कर रहे थे, अब बात उसके बारे में करते हैं। जब पाकिस्तान आर्मी को मालूम चला, पाकिस्तान आर्मी को ये चीज़ मालूम थी कि जनरल फैज हमीद जो है वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद जो है इमरान खान को डिक्टेट कर रहे हैं, इनको पॉलिसीज़ बना के दे रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि किस तरह से करना है। 9 मई को जो पाकिस्तान आर्मी की हेडक्वार्टर पे जो हमला हुआ था, उसके पीछे भी फैज हमीद का दिमाग लगा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान आर्मी के पास का प्रूफ नहीं था। पाकिस्तान आर्मी को प्रूफ कब मिला? रऊफ हसन नाम का जो व्यक्ति है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेता, और पहले वो एनालिस्ट बन करके टीवी पे आया करता था। बहुत सारे भारतीयों ने देखा भी होगा उसको, इंडियन चैनल्स पे भी आया हुआ है। रऊफ हसन को पकड़ा आईएसआई के लोकल जो उनके सेक्टर कमांडर्स थे और उनके जो भी थग्स होते हैं, गुंडे होते हैं, मवाली। आईएसआई के लोग कौन है? गुंडे मवाली ही है। इन्होंने पकड़ा और जब उसको मारा पीटा और उसका जब फ़ोन छीना और फ़ोन छीन के भाग गए। जब उसका फ़ोन खोला गया तो उसके फ़ोन में जो चीज़ें निकली, उस फ़ोन में निकला कि किस तरह से फैज़ हमीद उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि तुम इस ऑफिसर का नाम लिया करो, आईएसआई के फैसल नसीर का नाम लिया करो, आईएसआई के इस सेक्टर कमांडर का नाम लिया करो, आर्मी चीफ के इस रिश्तेदार का नाम लिया करो और बोला करो कि इसने ऐसा ऐसा किया है, ये टारगेट करो, यहाँ पे इसको भेजो, उस आर्मी के इंस्टॉलेशन पे इसको भेजो। क्योंकि फैज़ हमीद अंदर का आदमी था, उसको पता था, वो डीजी आईएसआई था, डीजीसी था आईएसआई के अंदर। यानी 6 साल उसने आईएसआई में सब कुछ चलाया है उसने। तो उसको सब कुछ पता था कि आर्मी को तकलीफ कहाँ होती है, आर्मी की वो नस कहाँ पे जिसको दबाने पे आर्मी की चीखें निकलती हैं। अगर आर्मी के अंदर तख्ता पलट भी करना है, आर्मी के ऊपर टेक ओवर भी करना है,
आर्मी को उखाड़ के फेंकना भी है, आर्मी के अंदर बगावत करानी है, म्यूटिनी करानी है, पूरी की पूरी सत्ता उलट पलट कर देनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है, उसका सिस्टम क्या है, वो चीज़ होती कैसे है, ये फैज़ हमीद को पता था। तो वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस उसने दिए थे कि इस आर्मी के इंस्टॉलेशन पे हमले होने चाहिए। जब पहली बार पब्लिक ने पेशावर के कोर कमांडर के घर पे हमला किया, जब पहला प्रोटेस्ट शुरू हुआ था इमरान खान के हटने के बाद, तो जो पहला हमला किसी आर्मी इंस्टॉलेशन पे हुआ था और आर्मी ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं दिया था, तो वो हमला कहाँ हुआ था? वो पेशावर कोर में हुआ था। और उस समय पेशावर का कोर कमांडर कौन था? फैज़ हमीद थे। क्योंकि डीजी ISI के पद से हटाने के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने उसको उठा करके सीधा पेशावर का कोर कमांडर लगाया था। तो जब वो पेशावर का कोर कमांडर था, तो एज अ कोर कमांडर उसने अलाउ किया कि PTI वाले आए, टैंकों पे चढ़ें, हमले करें। तो उसने ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो डबल गेम का सिस्टम है, इसने उसी टाइम से शुरू किया हुआ था। लोगों की हिम्मत, PTI वालों की हिम्मत उसने बढ़ाई थी कि यार अगर पेशावर कोर पे हमला हो सकता है तो फिर GHQ पे क्यों नहीं हो सकता, फिर बाकी के कोर में क्यों नहीं हो सकता। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है। और जब रऊफ हसन का फ़ोन खोला गया तो उसमें सारी की सारी स्टोरी निकली कि 9 मई को वो उनसे क्या बातें कर रहा था, किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि अब यहाँ पे हमला करो, अब वहाँ पे हमला करो, उसको वहाँ पे भेजो, फला लीडर को वहाँ पे भेजो, उसकी जो वर्दी है उठा के लहराओ। तो जब ये सारे सबूत मिले तब इनको एक प्रीटेक्स्ट चाहिए था कि एक प्रीटेक्स्ट मिले जिसके बेसिस पे इसको हम लपेट सकें। तो इन्होंने सीरियस इंक्वायरी शुरू की, उसके ऊपर रोक लगाई फैज़ हमीद के कि फैज़ हमीद अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर, अपने गांव के बाहर, या अगर चकलाला में, रावलपिंडी के चकलाला में जहाँ पे वो रहता, उसका घर है, वो चकलाला से अगर उसको अपने गांव भी जाना है तो वो लोकल मिलिट्री इंटेलिजेंस को बता के जाएगा, बिना परमिशन के नहीं जाएगा। ये उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। उसकी सारी की सारी कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड की गई। पूरा का पूरा एक दस्तावेज तैयार किया गया फैज़ हमीद के पास। उसमें यहां तक सनसनीखेज बातें की गई। ये जो फैज़ हमीद का प्लान था, ये इतना बड़ा प्लान था कि इसमें यह था कि PTI के कुछ टॉप लीडर्स का कत्ल कराया जाए और इल्ज़ाम फौज के सर पर डाला जाए, ताकि एक अपराइजिंग हो जाए पूरे पाकिस्तान में, लोग बगावत कर जाएं पाकिस्तान। जैसे 9 मई को लोग जनता सड़कों पे आई थी, उससे बड़ा हुजूम सड़कों पे निकले। और पिछली बार तो GHQ के गेट पे रुक गए थे, इस बार GHQ का गेट खोल करके बिल्कुल कहते हैं ना, आर्मी चीफ के दफ्तर में घुस जाएं लोग। जिस तरह से शेख हसीना के दफ्तर में घुसे, जिस तरह से राजपक्षे के ऑफिस में घुसे थे लोग, उसके बेडरूम में घुसे थे, वो चीज़ कराई जाए। और अगर आपको याद होगा, जब 9th में हुआ उस समय आर्मी चीफ आसिम मुनीर पाकिस्तान में नहीं थे, तो उसका कहना यह था कि आर्मी चीफ पाकिस्तान में है भी नहीं, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है कब्जा करने का। वो जहां गया है वहीं पे उसको शरण लेनी पड़ेगी और वहीं शरणार्थी बन के वहीं पे असाइलम लेके रहना पड़ेगा, वापस नहीं आ पाएगा अब। तो ये सारी की सारी डिटेल्स उस फोन में से निकली हैं। और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट थे, जो प्रो इमरान खान बात करने वाले जर्नलिस्ट थे, इनका कत्ल कराया जाए। क्योंकि जब प्रो इमरान खान जर्नलिस्ट को मारा जाएगा, जब प्रो इमरान खान पॉलिटिशियंस को मारा जाएगा, तो अपराइजिंग होगी, तब लोग विद्रोह करेंगे, तब लोग विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, तब लोग खड़े होंगे, गुस्सा भरेगा लोगों के अंदर, एक आग लगेगी पूरे पाकिस्तान में। जो इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं उनकी भी सिंपैथी जगेगी इमरान खान के प्रति कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है यार, जो भी इसके हक में बोलता है यार उसको गोली मार देते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल आपने देखा कि अरशद शरीफ जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको केनिया में गोली मरवा दी गई, और इल्ज़ाम किसके सर डाला गया? नदीम अंजुम के सर पे, जो कि करंट ISI चीफ है, कि इसने गोली मरवाई है। यानी कि आसिम मुनीर के कहने पे इसने गोली मरवा दी, क्योंकि अरशद शरीफ प्रो इमरान खान था, इसलिए इसको बेचारे को मरवा दिया। तो ये सिलसिला शुरू हो गया था। प्लान ये था कि हम कब्जा करेंगे, फैज़ हमीद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, और अगले 15-20 साल के लिए यही सिस्टम पूरे पाकिस्तान में चलेगा। ये पूरा का पूरा गेम था। तो ये जो गिरफ्तारी हुई है फैज़ हमीद की, ये गिरफ्तारी टॉप सिटी के केस में नहीं हुई है। 2 करोड़ 4 करोड़ 5 किलो सोना 6 किलो सोना पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन और मेजर के पास पड़ा होता है, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये टॉप सिटी का केस भी कोई केस नहीं है, इसको प्रीटेक्स्ट बनाया गया है करप्शन को। सज़ा जो इनको देंगे, और आज 14 अगस्त को आपको पता है कि कल रात में वहाँ पे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जनरल आसिम मुनीर ने एक स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है उसको सिर्फ और सिर्फ मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इस आइन, इस निज़ाम के खिलाफ जाता है उसको सिर्फ मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। उसका अगर दायां हाथ काट रहे हो तो साथ में उसका बायां पाँव भी काटो, अगर बायां हाथ काट रहे हो तो दायां पाँव भी काटो।
ये बातें उन्होंने कही हैं कल के अपने स्पीच में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में। तो फैज़ हमीद का गेम मुक गया है। फैज़ हमीद इज़ गोइंग टू हैंग। फैज़ हमीद को ये या तो उम्र कैद दे देंगे या फांसी दे देंगे। और जब फैज़ हमीद को अरेस्ट किया गया तो फैज़ हमीद का जो मोबाइल था, सबसे पहले वो मोबाइल लिया गया और उस मोबाइल के अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें निकली हैं। उसके अंदर भी जो चीज़ें निकली हैं कि वो जिस तरह से चीज़ों को डिक्टेट करे, तो जिस तरह तख्ता पलट करने का कोशिश करे थे पाकिस्तान में, कि पूरे पाकिस्तान में तख्ता पलट करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और पाकिस्तान आर्मी के अंदर विद्रोह कराया जाए, बगावत कराई जाए और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको अपने सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ भड़का करके विद्रोह कराया जाए। इन सब के सबूत पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर ISI जनरल फैज़ हमीद के मोबाइल से निकली हैं। ये सारी डिटेल्स अरेस्ट के बाद जनरल फैज़ हमीद और जनरल आसिम मुनीर की दुश्मनी जो मैंने आपको पहले बताया था कि 2000 आज से नहीं है, 2014 से है। और स्पेशली जब ये DGMI थे 2016 में जनरल आसिम मुनीर, उस वक्त भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको यही होती थी क्योंकि जो आसिम मुनीर के जो एसेट्स रन करते थे, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे पहले ये रह चुके थे जनरल फैज़ हमीद, जैसे पन्नू अकिल में ये GOC थे। पन्नू अकिल एक सखर ज़िला है सिंध में, वहाँ पे एक एरिया है पन्नू अकिल, वहाँ पे ये GOC रह चुके थे फैज़ हमीद। उस समय जो MQM या जो सिंधी नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, इनको कंटेन करने के लिए जो ऑपरेशंस मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से ये रन करते थे, उसको कई बार सबोटाज किया है जनरल फैज़ हमीद ने, क्योंकि वो मिलिट्री इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हुआ करता था। और ये जो कि DGC थे ISI में, तो ये काउंटर इंटेलिजेंस के नाम पे बहुत परेशान किया। बहुत सारे इनके ऑफिसर्स, अच्छे ऑफिसर्स को इनके खिलाफ एलिगेशंस लगाई जनरल फैज़ हमीद ने, बिकॉज उन्होंने पैसे पे नहीं किए या उन्होंने वो रिस्पेक्ट पे नहीं की जो जनरल फैज़ हमीद को लगता था कि उनको मिलनी चाहिए। तो जनरल आसिम मुनीर और जनरल फैज़ हमीद की जो राइवलरी है वो 2014-15 से ही शुरू हो गई थी और 16 में बहुत ही ज़्यादा अपने पीक पे थी जब वो DGMI थे और ये DGC थे ISI के अंदर। जो भविष्य है वो जो कभी कहते थे कि हम गज़वाए हिंद करेंगे, हम पूरे हिंदुस्तान के ऊपर कब्जे करेंगे, जो हमको बताते थे कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो फला है तो ठिकाना है, ये है आपकी पाकिस्तान आर्मी, ये है आपकी ISI। अपने ही इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बगावत करने वाली, बगावत के लिए उकसाने वाली, अपने ही लोगों को गोलियां मरवाने वाली, अपने ही लोगों को, जो हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी दर्शक हमेशा बोलते हैं कि हमारी ISI नंबर 1 है, ये है उस नंबर 1 ISI का हाल कि उसका अपना खुद का फॉर्मर चीफ, अपने करंट सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ बगावत कराता है, अपने ही फॉर्मर कलीग्स के जो मुजस्समे हैं, जो उनकी यादगारें हैं, उनके ऊपर हमले कराता है, उनकी बेहुरमती कराता है। ये है आपकी ISI जो कि नंबर 1 है। ये है नंबर 1 ISI और ये है उसके ऑफिसर्स, डकैतियां डालने वाले, चोरियां करने वाले, बच्चों के गर्दनों पे बूट रखने वाले। F11 इस्लामाबाद में इनकी ये हरकतें हैं, तो आप सोचिए कि अंदरून बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में, अंदरून खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हरकतें क्या होती होंगी जब 8 साल बच्चों को F11 में उनके साथ ये हाल करते हैं ये। और ये जो कंवर मुइज़ है बेसिकली कौन था? ये कराची का रहने वाला है, मुहाजिर है और मनी लॉन्ड्रिंग करता था MQM के लिए, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि मुहाजिरों की पॉलिटिकल पार्टी है। जो हमारे डिफेंसिव ऑफेंस के रेगुलर देखने वाले हैं वो जानते हैं MQM के बारे में, अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी। उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता था, बहुत पैसा कमाया इसने मनी लॉन्ड्रिंग करके। बाद में ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया था। उसके 8 साल के बच्चे की गर्दन में बूट रखे इन्होंने, तो सोचिए कि उनके साथ क्या करते होंगे। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट हैं इंडिया में जो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। बहुत सारे ऑफिसर हैं, सीनियर जनरल्स हैं, मतलब लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, वो चैनल पर बैठे कहते हैं पाकिस्तान आर्मी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी, दे फाइट वेरी प्रोफेशनली, दिस इज़ व्हाट देयर प्रोफेशनलिज्म इज़। कर्नल इज़ नॉट अ जूनियर ऑफिसर, कर्नल कोई जूनियर ऑफिसर नहीं होता है। पैसे के लिए वो बच्चों की गर्दनों पे बूट रख करके, पैसे के लिए, वो कोई आतंकवादी का बेटा नहीं था। 8 साल का बच्चा वो कोई आतंकवादी नहीं था। कंवर मुइज़ मनी लॉन्ड्रर हो सकता है, आतंकवादी नहीं था। उसके बच्चे की गर्दन पे बूट रखने वाले लोग हैं ये। बलूचिस्तान में वही करते हैं, सिंध में वही करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में वही करते हैं। इसलिए इनकी ये इज्जत है। आप सभी जुड़े, आप सभी ने ये प्रोग्राम देखा और इसके बारे में और भी जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो ग्राउंड से जो भी रिपोर्ट मिलेंगी, जो भी हमारे इन्वेस्टिगेटिव जो भी काम करने वाले हमारे वहाँ पे लोग हैं, उनसे हमें जो भी डेटा मिलेगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।